नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के इस कार्यक्रम टारगेट आरओ एआरओ सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास विषय की और इस सीरीज का उद्देश्य है कि आपकी आगामी जो आरओ एआरओ की परीक्षा है उसमें आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो जाए। इसीलिए इस सीरीज का उद्देश्य रिवीजन है, इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार से हम इसमें कोशिश नहीं करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि चीजों को हम शीघ्रता से आपके सामने रख दें ताकि आपकी जो पुरानी पढ़ी हुई चीजें हैं एक बार फिर से ताजा हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पुराने प्रश्नों के इतिहास खंड में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उसको एक बार तेजी से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इसमें दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए, दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में सूखे का दौर था। यहां पर विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए यहां पर ए कथन और कारण दोनों ही सही हैं, व्याख्या भी करता है, तो यहां पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। व्याख्या को देखते हैं तो देखिए जी आर शर्मा जी ने सराय नाहर राय में, ये वो जगह था जहां पर खुदाई के बाद यह अवधारणा दी थी कि नूतल भूतल काल यानी कि सीनोजोइक जो काल था उसी को ये लिखा गया है। उसके अंत में सूखे के कारण जो विंध्य क्षेत्र है वहां पर भोजन की कमी हो गई और उसी के कारण लोग गंगा के क्षेत्र में प्रवास करने लगे। तो इस लिहाज से विकल्प ए आपका सही है, उसकी व्याख्या भी सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा हड़प्पीय नगर यानी हड़प्पा काल का जो नगर है वो 3 भागों में विभक्त था। विकल्प आपके सामने है, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटड़ा। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? धौलावीरा। आप जानते हैं धौलावीरा से साइन बोर्ड के साक्ष्य भी मिले थे और ये जो ऐसा नगर है हड़प्पा काल का जो कि 3 भागों में विभक्त है, कहां पर स्थित है? तो आप देख रहे हैं ये गुजरात आपको दिखाई दे रहा है और गुजरात में यहाँ पर धौलावीरा की स्थिति है। गुजरात का एक कौन सा जिला है? तो कच्छ जिले में इसकी स्थिति है। ये नगर आयताकार है, इसका आकार कैसा है? आयताकार है और 3 भागों में ये विभक्त है। कौन कौन से भाग है? तो एक किला है जहां पर आमतौर पर माना जाता था कि शासक रहता है, और मध्य नगर और निचला नगर 2 भागों में इसको और डिवाइड किया गया, तो कुल भागों की संख्या यहाँ पर 3 हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो हड़प्पा के जितने स्थल हैं उसको तो एक बार आप देख ही लेंगे, तो यहाँ पर कौन सा स्थल नहीं है? चंगुदड़ो बिल्कुल है, कोटदीजी बिल्कुल है, सोहगौरा यहाँ पर डाउट है, देसलपुर बिल्कुल है। तो सोहगौरा नहीं है क्योंकि आप जानते हैं सोहगौरा के संबंध किससे है? मौर्य काल से है, क्योंकि सोहगौरा से ही जो मौर्य काल में आप देखेंगे प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का यहाँ पर एक अभिलेख मिला था जिसमें कि यह वर्णन है कि अकाल के समय जनता के लिए अनाज के भंडार के निर्माण और उसके वितरण का उसमें वर्णन किया गया है। तो सोहगौरा का संबंध यहाँ पर मौर्य काल से है। अब ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है, एक गांव है और यहीं से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख जो है वो मिला है जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। बाकी चंगुदड़ो, कोटदीजी की अगर बात करें, देसलपुर की बात करें, तीनों हड़प्पा से जुड़े हुए हैं। चंगुदड़ो और कोटदीजी जहां वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, वहीं पर देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो बिल्कुल ये चारों ही सही है क्योंकि आप जानते हैं कि नगर नियोजन तो प्रसिद्ध था ही, नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा उसके प्रमुख नगर थे। कृषि संबंधी कार्य के कृषि के साक्ष्य मिले ही हैं और उद्योगों के लिए मन के बनाने के कारखाने और तमाम चीजें पाई ही गई हैं। तो चारों ही कथन आपके सही हैं, तो उपयुक्त सभी डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए उसकी विशेषता में ये सारी ही बताई गई है, व्याख्या में यही सारी चीजें हैं, तो ये सारी ही विशेषता उसकी है, इसलिए आपका सभी विकल्प सही होगा। अब निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ये प्रश्न पूछा था, ये थोड़ा प्रश्न अलग सा पूछा था। माया, एस्टेक, मुइस्का, इंका, माया, मुइस्का, इंका, एस्टेक, एस्टेक, मुइस्का, माया, इंका, एस्टेक, माया, मुइस्का, इंका। तो देखिए डी विकल्प तो सही है, लेकिन इसको जब तक आप जानेंगे नहीं ये सभ्यता कहाँ कहाँ की है तब तक इसको आप सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको मैप में जानना जरूरी है। एस्टेक सभ्यता कहाँ है? तो इसका विस्तार मेसो अमेरिका यानी उत्तरी भाग, मेसो अमेरिका यानी अब इस मेसोअमेरिका इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसमें मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टारिका, ये सारे क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पर क्या थी? एज़टेक सभ्यता थी और एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग और साथ साथ दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज यहाँ पर था। तो ये एज़टेक सभ्यता आप जान गए। फिर माया सभ्यता भी बताया गया। फिर मुइस्का सभ्यता थी, ये दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में थी। इंका सभ्यता दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में थी, क्विटो से लेकर दक्षिण सेंटियागो तक थी। यहाँ देखिए आपको स्पष्ट हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं, ये आपका जो लाल कलर से दिखाई दे रहा है ये आपकी एज़टेक सभ्यता है। उसके बाद ये जो पर्पल टाइप दिख रहा है ये आपकी माया सभ्यता है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये आपकी इंका सभ्यता है और यहीं पर कोलंबिया के पास आपका जो बच गया मुइस्का सभ्यता। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। तो सबसे ऊपर आपका यहाँ पर एज़टेक हो गया, एज़टेक सभ्यता हो गई। उसके बाद आपका यहाँ पर पर्पल कलर से ये माया हो गई, माया के बाद यहाँ कोलंबिया पर मुइस्का हो गई।
और मोइंस्का के बाद नीचे यहाँ पर इंका हो गई। तो यही इनका क्रम था। इनको जब जान जाएंगे तो इनका क्रम आपका सही हो जाएगा। अगला है आध्यात्म ज्ञान के विषय में। नचिकेता और यम का संवाद बहुत प्रसिद्ध है, किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक, छांदोग्य, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में। तो क्या सही जवाब है? तो इसका कठोपनिषद में ही यम नचिकेता का संवाद मिलता है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, तो ये अजन्मा होती है, नित्य होती है, शाश्वत होती है। और कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है, तो ये भी याद रखना है। आप जानते हैं कि जो यजुर्वेद है उसके 2 भाग हैं, उसमें से कृष्ण यजुर्वेद जो है उसी का उपनिषद है कठोपनिषद, उसी में यम नचिकेता संवाद आपको मिलता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो आप जानते हैं कि जो वैदिक काल था उस समय प्रकृति की पूजा की जाती थी और यज्ञ इत्यादि का काफी महत्व था, तो इसलिए आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्योंकि पूर्व वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्यतः किस पर डिपेंड थे? प्रकृति पूजा पर थे और यज्ञ पर ही आधारित था। तो भक्ति और मूर्ति पूजा का उदय तो मौर्योत्तर काल में हुआ था, तो फिलहाल आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे धर्मचक्र प्रवर्तन हो गया, उनका जन्म हो गया, उनकी शिक्षाएं होंगी, इन सारी चीजों के अलग अलग जो नाम है आप सभी परिचित होंगे इससे। तो यही पूछा गया है कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, बौद्ध धर्म का जब प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे, तो वहीं पर एक चुंद नाम के लुहार थे, उनकी आम्र वाटिका में वो विश्राम कर रहे थे, ठहरे थे, और वहीं पर उनको खाने में क्या मिला? सूकर माधव, यानी सुअर का मांस कहते हैं कुछ लोग, वो दिया गया। इससे उनको एक रोग हो गया, रक्तातिसार हो गया, और उससे उनको भयानक पीड़ा हुई। फिर उसके बाद वो क्या किए? कुशिनारा चले गए, जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी उस समय। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में ऐसा कहा जाता है कि शरीर त्याग दिया उन्होंने, और बौद्ध ग्रंथों में इसी चीज को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया किस से संबंधित है? महायान बौद्ध संप्रदाय से, हीनयान बौद्ध संप्रदाय से, जैन धर्म से, या लोकायत शाखा से? तो देखिए, यहाँ पर सीधा संबंध किससे है? जैन धर्म में। जैन धर्म में आप जानते हैं 5 महाव्रत दिए गए हैं और साथ साथ अणुव्रत दिए गए हैं। महाव्रत जो है वही अणुव्रत है, लेकिन महाव्रत का जो पालन होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से होता था, लेकिन जो अणुव्रत है वो गृहस्थों के लिए बनाए गए थे, यानी कि उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया था, उसमें आंशिक छूट दी गई थी। तो इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जो 5 महाव्रत हैं उसी को लेकर अणुव्रत भी बनाए गए हैं, यानी कि जिसको हम की नाम के तौर पर अगर देखें तो अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। तो ये सब है। इसका क्या मतलब होता है कि आंशिक रूप से इसके पालन करने के लिए, चूंकि गृहस्थों के लिए होते हैं, तो इसमें छूट दी जाती है। तो जैन धर्म से इसका संबंध है। अगला, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी और देवी पाटन। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या है? कौशाम्बी। ये क्या है? ये बौद्ध और जैन दोनों लोगों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। सारनाथ किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर क्या दिया था? उपदेश दिया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण अभी बताया गया। देवी पाटन का संबंध किससे है? कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल इसका उत्तर सी है, कौशाम्बी। देखिए, प्रयागराज इलाहाबाद के पास दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील दूरी पर आप देखेंगे कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल में कौशाम्बी था। अब यहाँ पर वैदिक और जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों में कहा गया कि हस्तिनापुर के राजा निक्षक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। किसमें कहा गया है? तो पुराणों में। और जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्ष की अधिकता यहाँ पर थी, इसीलिए इसका नाम कौशाम्बी पड़ा था। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं। ये नगर जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थली के तौर पर जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्म का उपदेश दिया था, लोगों को अपना शिष्य भी बनाया था। यहाँ अनेक विहार भी थे, जैसे कि घोषिताराम विहार आपने सुना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण श्रेष्ठी एक थे घोषित ने करवाया था, इसीलिए इसको घोषिताराम विहार कहा जाता था। जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्मप्रभ, इनका प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? अहिक्षत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य और नैमिषारण्य। तो देखिए, इसका उत्तर है नैमिषारण्य, जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। चलिए आपको बताते हैं कि सीतापुर जो जनपद है वहीं पर यह स्थित है, और नैमिषारण्य में ही 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। एक बड़ी मान्यता है, बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने सौनक और अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया, और तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। तो इसका सही क्या है उत्तर?
डी है सीतापुर जनपद में स्थित आपका नैमिषारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग, चंपा, कौशल, अहिक्षत्र, वत्स, कौशाम्बी और मत्स्य विराटनगर। देखिए षोडश महाजनपद बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इससे आता ही आता है। षोडश महाजनपदों को आप याद रखेंगे, सबकी राजधानी को याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कौशल अहिक्षत्र नहीं सही है, बाकी अंग चंपा सही है, वत्स कौशाम्बी सही है, मत्स्य विराटनगर सही है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे ये बी आपका विकल्प सही होगा, क्योंकि कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? साकेत श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिक्षत्र थी, तो आपका वो विकल्प सही नहीं है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। शेष सारे विकल्प आपके सही थे। अगला है उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। आप जानते हैं कि सिकंदर के साथ उस भारतीय राजा का युद्ध हुआ, वो युद्ध काफी प्रसिद्ध रहा है। हालांकि इतिहासकारों में इसको लेके बहुत सारी बातें कही जाती हैं, अलग अलग मत है, लेकिन फिलहाल जो एक सामान्य मत कहा जाता है उस युद्ध के बहुत सारे नाम मिलते हैं। आम्बी के साथ, पुरु के साथ, पोरस के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ या महापद्मनंद के साथ। देखिए आप जानते हैं हाइडस्पीस, वितस्ता या झेलम का युद्ध, ये सब उसके नाम है। कब लड़ा गया? 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया। ध्यान रखिएगा, ईस्वी मत बता दीजिएगा। 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पुरु यानी पोरस। पोरस के साथ ही युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा सिकंदर ने झेलम के तट पर पोरस यानी पुरु को पराजित किया और उसकी वीरता से फिर प्रभावित हुआ। सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया। ये भी कहा जाता है कि कई लोग इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पोरस ने उसको पराजित कर दिया था। उसके भी अपने अपने तथ्य दिए जाते हैं और वर्तमान इतिहास लेखन में तो इस मत को ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। कब पूछा है ये जरूर ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में पूछा है। यही अगर गुप्त काल पूछता तो उत्तर कुछ और हो जाता। यहाँ मौर्य काल पूछा है। मौर्य काल में देखिए यहाँ पर तक्षशिला, इसका सी विकल्प होगा। यही गुप्त काल पूछा होता तो आपका विकल्प बदल जाता। क्या विकल्प होता कमेंट करके बताइए, काफी चर्चा में था। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। तो देखिए वैशाली की अगर बात करेंगे तो वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध और जैन परंपरा से जुड़ा रहा, दोनों ही परंपरा से इसका संबंध रहा। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म यानी 563 बीसी से पहले की गई थी और महावीर स्वामी का जन्म भी वैशाली में ही माना जाता है। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन यहाँ पर बौद्ध विहार की स्थापना कब हुई? गुप्त काल में हुई थी। तो गुप्त काल से नालंदा का संबंध है और नालंदा की खुदाइयों से पता चला कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील में फैला है। अब तो इसका जीर्णोद्धार भी हुआ है, काफी फिर इसको स्टेब्लिश किया गया। लेकिन तक्षशिला की अगर हम बात करें तो मौर्य काल से इसका संबंध है। हिंदू और बौद्ध शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के तौर पर यह जाना जाता था। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 320 ईस्वी, 606 ईस्वी। शक संवत की देखिए बात अगर हम करेंगे तो विक्रमी संवत शुरू हुआ था 57 ईसा पूर्व में। 57 बीसी में शुरू हुआ था क्या? विक्रमी संवत। और ये कहा जाता है कि शक संवत की जो घटना है वो विक्रमी 135 विक्रमी संवत में घटी। ठीक, तो 135 में से 57 अगर आप घटा देंगे, 135 विक्रमी संवत में से 57 घटा देंगे, क्योंकि ये बीसी है, बीसी का मतलब ईसा पूर्व है, तो आपको तिथि किसकी मालूम चल जाएगी? शक संवत की मालूम चल जाएगी। तो शक संवत की तिथि जब ये घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 78। तो 78 क्या आएगा? ईस्वी आएगा। तो 78 ईस्वी जो है वो है तिथि आपकी शक संवत की। तो ये आप याद रखिएगा, शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। विकल्प भी सही हो जाएगा। जैन ग्रंथ क्या कहते हैं कि विक्रमादित्य नाम के जो शासक थे 57 ईसा पूर्व में, उन्हीं के उत्तर 135 विक्रमी संवत में शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही शक संवत उन्होंने चलाया था। तो शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 बीसी में, 57 ईसा पूर्व में। और फिर उसके बाद 135 विक्रमी संवत में फिर क्या हुआ? मतलब उसके बाद क्या हुआ विक्रमी संवत में? शक संवत की घटना के बाद यानी शक संवत की शुरुआत के 135 विक्रमी संवत में ये कहा जा रहा है कि ये वाली घटना घटी थी, जबकि प्रारंभ किसका हुआ? जबकि प्रारंभ हुआ आपका शक संवत का। तो याद रखिएगा इसकी तिथि को। अगला है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। क्या है? कथन ए है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। दूसरा है कारण कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो देखिए दोनों ही सही है, क्योंकि सातवाहन काल में संस्कृत और प्राकृत के साथ लोक भाषाओं का विकास भी हुआ था और इनके काल में सातवाहनों के समय में साहित्य रचना के लिए संस्कृत और लोक भाषाओं को अपनाया भी गया था। तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प ही सही है। अब सातवाहन अगर देखें, आप शासकों के नाम देखें, चाहे हाल का नाम आप ले लीजिए, गाथा सप्तशती इन्होंने लिखी, किस भाषा में लिखी? तो प्राकृत में। श्रृंगार रस की प्रधान है, गीत काव्य की एक रचना है। इसी तरह से हाल के ही दरबार में थे गुणाढ़ और शर्ववर्मन,
इस जैसे उच्च कोटि के विद्वान इन्हीं के समय में थे, हल के ही समय में थे। गुणाढ्य ने बृहत कथा लिखी थी, सर्ववर्मन ने कातंत्र लिखी थी। बृहत कथा जो है पैशाची प्राकृत में लिखा गया था, कातंत्र संस्कृत व्याकरण की रचना थी। तो इस तरह से ये सारी बातें पुष्ट हो रही कि सातवाहन युग में प्राकृत और संस्कृत भाषाओं का विकास भी हुआ था, और अभिष्ट उत्तर इस तरह से आपका विकल्प ए हो जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, दारा शिकोह। प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है जहांगीर का, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो है बेसिकली समुद्रगुप्त के विषय में उन्हीं की प्रशंसा में लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति होती ही थी प्रशंसा, उसमें जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब इसमें जो उनके संधि विग्रहिक थे, यानी कि विदेश मंत्री जो थे, सचिव हरिशेन जो थे, उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। कनिंघम कहता है कि यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से फिर मंगाया और इलाहाबाद के किले में स्थापित करा दिया था। अब इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख, अशोक के द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश, ये सारी चीजें इस पर उल्लेखित है। तो प्रयाग प्रशस्ति में ये सारी बातें हैं। फिर विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? आप जानते हैं कि विशिष्ट अद्वैत की यहाँ बात हो रही, अद्वैत की नहीं। शंकराचार्य का सिद्धांत क्या था? अद्वैतवाद, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यहाँ पर बात हो रही विशिष्ट अद्वैत की। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकंठाचार्य या माधवाचार्य। तो रामानुजाचार्य ए विकल्प सही होगा। यहाँ पर भक्ति की बात भी होती है, तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य जी का महत्वपूर्ण स्थान था और इन्होंने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दिया था। विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था, अद्वैत दर्शन था, उसी की एक प्रतिक्रिया स्वरूप ये दर्शन आया था। और जहां शंकराचार्य एक और ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या की बात करते थे, जबकि रामानुजाचार्य ये कहते थे कि जीव जो है वो आनंदमय, स्वयं प्रकाशमान और वैशिष्ट्यपूर्ण है और जगत मिथ्या नहीं है, बल्कि क्या है? सत्य सृष्टि है। तो मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तलीन हो सकता है, यानी भक्ति पर जोर दिया गया था। फिलहाल विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य जी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली की एक खास बात क्या होती है? गोपुरम होती है। गोपुरम क्या होता है? कमेंट करके बताइए। गोपुरम क्या होती है? द्रविड़ शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक है, नागर, द्रविड़ और वेशर 3 शैलियां होती हैं। तो द्रविड़ शैली की यहाँ बात की जा रही है। इसमें से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या ओसिया मंदिर। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 20 का सही उत्तर है जो ग्वालियर का तेली मंदिर है, उसका शिखर आपको द्रविड़ शैली में बना हुआ मिलेगा। जबकि इसमें नक्काशियां, मूर्तियां उत्तर भारतीय शैली में बनी है। और उत्तर भारत की शैली कौन सी है? नागर शैली जिसको कहते हैं। उत्तर भारत में शैली जो प्रचलित है उसको नागर कहा जाता है। दक्षिण भारत में जो प्रचलित रहेगी उसको क्या कहा जाएगा? उसको द्रविड़ शैली कहा जाता है। वहीं पर जो बीच वाले हिस्से में प्रचलित होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेसर शैली कहते हैं। तो ये 3 शैलियां हैं, याद रखिएगा। और वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है, ये भी ध्यान रखिएगा ग्वालियर के तेली मंदिर में। अगला है कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। देखिए दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। कहां पर है? कानपुर में है। तो कानपुर में स्थित है भीतरगांव मंदिर और इसका निर्माण कब हुआ? 5वीं 6वीं सदी ईस्वी के बीच में हुआ था। मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। ईंटों से निर्माण हुआ है, वर्गाकार इसका आकार है, वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है इसका निर्माण, और इसका जो मुख है वो पूर्व की तरफ है। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं। मंदिर के भीतर जो गर्भगृह है उसके ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर भी बना है। इस मंदिर का निर्माण किस स्टाइल में हुआ, किस शैली में हुआ है? तो नागर शैली में किया गया है कानपुर में भीतरगांव मंदिर का जो है। अच्छा, इस शैली के मंदिरों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो अपवाद है उनको आप याद कर ले कि कौन से मंदिर हैं उत्तर में स्थित लेकिन उसमें द्रविड़ शैली की विशेषता पाई गई, कौन से द्रविड़ शैली वाले मंदिर हैं यानी दक्षिण में है लेकिन उसमें नागर शैली की विशेषता है। ऐसे मंदिरों को आप याद कर लेंगे तो इस तरह के सवाल कभी गलत नहीं होंगे। अगला है चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम यानी उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो इसमें देखिए पोन वारियम, एरी वारियम, टोट वारियम, संवत्सर वारियम। तो यहाँ पर टोट वारियम होता था। दरअसल यहाँ पर आप जब देखेंगे चोल काल में तो गांवों की गतिविधियों को देखने के लिए कार्यकारिणी समिति काम करती थी और इसी को वारियम कहा जाता था। अब उद्यान का अगर जो कामकाज देखने वाली समिति थी उसको टोट वारियम कहा जाता था। तो ये यही आपसे पूछा गया है। जबकि जो संवत्सर वारियम है वार्षिक समिति, एरी वारियम को तालाब समिति और पोन वारियम को स्वर्ण समिति कहा जाता था। बाकी की व्याख्या है। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी।
राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या आदित्य प्रथम। तो देखिए यहाँ पर राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये दोनों लोग की नौसेना बड़ी ठीक थी और ये दोनों लोगों ने जो है हम कह सकते हैं कि बाहर विजय करने का काम किया था। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम में। चलिए आप बताइए कौन सा इसका सही विकल्प है। तो इसका सही विकल्प है आपका विकल्प ए, यानी कि राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो थे चोल शासक, इन्होंने ही सिंघल विजय यानी श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी भाग को इसको जीत लिया था और मिला लिया था। और राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट करके वहां पर पोलो नरुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम रखा जननाथ मंगलम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और राजराज शैव मतावलंबी था और उसने शिवपाद शेखर की उपाधि भी धारण की थी। तो ये आपका प्रश्न था। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? कब भेजा था? 642 ईस्वी में। राजा राम, नरसिंह वर्मन प्रथम, कीर्ति वर्मन प्रथम या जय सिंह प्रथम? तो इसका बी विकल्प सही है, नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम जो है 630 से 668 इनका कार्यकाल है। पल्लव वंश से इनका संबंध है, पल्लव वंशीय शासक हैं। 642 में जो चालुक्य हैं, चालुक्यों के विरुद्ध ही युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के राजकुमार थे मान वर्मा, उनसे सहायता मिली थी। अतः उसने मान वर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उन्हीं की सहायता करने के लिए सिंघल द्वीप में भेजा था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए मीनाक्षी मंदिर काफी महत्वपूर्ण मंदिर है। मदुरई, पुट्टुकोटे, श्रीरंगम, तंजावुर, तो मदुरई में स्थित है। मदुरई में ही संगम हुआ था पहला और तीसरा। दूसरा कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। तो 3 संगम हुए थे जिसमें कि मदुरई में ही हुए थे। यहीं पर मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों की राजधानी था। ये आपको पता है संगम काल में ही प्रथम और तृतीय संगम यहाँ आयोजित हुए थे, जिसकी अध्यक्षता क्रमशः आचार्य अगस्त प्रथम की और तीसरे की नकीरर ने की थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी को। कब हुआ था? 1761 में, यानी 1761 में हुआ था। 14 जनवरी को हुआ था। ठीक है। अब इसमें अफगानों को हराया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों ने मराठों को पराजित कर दिया था और यहीं से माना जाता है कि जो मराठे हैं उनका पतन प्रारंभ हो गया था। इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं इतिहासकारों के। कुछ युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे जैसे काशीराज पंडित, उन्होंने कहा था कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए एक प्रलयकारी सिद्ध हुआ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। अहमद शाह अब्दाली जो अफगानों की तरफ से थे और मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इस युद्ध में मराठे जो है पराजित हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे यानी किंग मेकर्स कहे जाते थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला, नासिर खान और जकारिया खान, शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी। तो देखिए हुसैन अली और अब्दुल्ला ये सैयद बंधु, इनको किंग मेकर्स कहा जाता था। तो ये आप याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया है। जब भी उत्तरकालीन मुगल राजनीति में नाम आता है तो शक्तिशाली सरदारों का इस समय उत्थान हो रहा था। इसी समय जो किंग मेकर्स की भूमिका निभाने वाले जो थे ये सरदार, उनमें अगर बात किया जाए तो सैयद बंधु जो थे वो महत्वपूर्ण थे, जिसमें अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। हिंदुस्तानी दल के ये नेता थे, सम्राट निर्माता किंग मेकर्स के रूप में ये जाने जाते थे। कई लोगों को इन्होंने गद्दी पे बैठाने का काम किया, जैसे 1713 में फर्रुख सियर को सिंहासन पर बैठाया, 1719 में इसे फिर से सिंहासन से हटा भी दिया। तो ये एक तरह से कठपुतली सम्राटों को बैठाने का काम करते थे और अपने हिसाब से शासन प्रशासन चलाते थे। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो देखिए बंगाल विजय जब अंग्रेज किए थे तो अपार धन वहां पर प्राप्त हुआ था और जनशक्ति भी प्राप्त हुई थी। साथ ही साथ बेहतर नौसैनिक ताकत अंग्रेजों के पास थी, इसी वजह से उनको सफलता। तो दोनों ही सही है, तो सी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सी ही उसका सही उत्तर माना जाएगा। ये दोनों ही कारण थे, याद रखिएगा। अगला है अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? हिंदू नायब की बात की जा रही है, हिंदू नायब वजीर की बात की जा रही है। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। अवध के नवाबों ने राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो देखिए दोनों ही सही है। राजा टिकैत राय जो थे वो नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। नवाब आसफुद्दौला की अगर आप बात करेंगे तो जब आप लखनऊ जाएंगे तो वहां पर बड़ा इमामबाड़ा आपको देखने को मिलेगा। वो आसफुद्दौला नहीं बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि गरीबों के लिए क्या करता था, ये बार बार उसको बनवाता था, तोड़ता था, बनवाता था, तोड़ता था, ताकि रोजगार का सृजन होता रहे। तो ये दोनों कथन फिलहाल यहाँ पर सही है। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा।
टिकैत राय आस्फुद्दौला के दीवानी अर्थ मंत्री थे, इसलिए पहला सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति इनकी हुई थी, दूसरा भी आपका सही है। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था, आपसे पूछा जा रहा है। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का डिसीजन लिया था और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लें। तो वॉरेन हेस्टिंग्स इसका सही जवाब होगा। दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और शिताब राय जो थे उनको हटा दिया गया था। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में कब हुई थी, तो 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात की जा रही है। कोतवाल, दरोगा, अमला या जमींदार। तो देखिए दरोगा यहाँ पर जब नियुक्त किए गए थे उनको ये माना जाता था कि जो कंपनी बहादुर थे उनकी शानो शौकत का लोकल जो प्रतिनिधि है वो यही है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर दिया और प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील पर क्या किया, उस क्षेत्र में थाना स्थापित किया और उसी थाने पर कौन नियुक्त किया जाने लगा, दरोगा नामक पुलिस अधिकारी। और ये दरोगा जो थे उनकी बड़ी ही उनका रुतबा होता था। इसकी नियुक्ति पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती थी और किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि ही मानते थे। तो उनकी एक हम कह सकते हैं धाक थी, उस समय लोग डरते थे उसको प्रतिनिधि मानकर। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बनारस विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किया था और उसका नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने। तो शुजाउद्दौला, आस्फुद्दौला और राजा महिप नारायण सिंह नहीं होगा, इसका सही जवाब राजा चेत सिंह होगा और इनके नाम से आपको बनारस में घाट भी मिलेगा। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था और इस विद्रोह में इन्होंने तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनको अपने सैनिकों के साथ भागने पर मजबूर कर दिया और वो जाकर फिर क्या हुए, चुनार के किले में छुपे थे। तो इनका बड़ा अहम रोल है, याद रखिएगा। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की ही हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार में। कब की गई थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण करने निकला था तो एक कैदी ने कर दिया था। यह ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही हुई थी। तो यह भी एक सवाल बनता है। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड वेलेजली द्वारा। तो देखिए फूट डालो और राज करो की नीति बेसिकली लॉर्ड कर्जन की मानी जाती है। बंगाल विभाजन की घटना भी आप देखेंगे तो कल कर्जन के समय में ही हुई थी। उसका भी उद्देश्य यही था क्योंकि बंगाल से ही सारे विद्रोह होते थे, उसका डिवीजन किया गया। साथ ही साथ हिंदू और मुस्लिमों में डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ही रही है इनकी, तो ये भी इनका माना जाता है। तो ये रणनीति लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। कर्जन के शासनकाल में ही ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। इस नीति के प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था ताकि दोनों के बीच में फूट को और बढ़ाया जा सके। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। तो देखिए इसका विकल्प डी सही है। लॉर्ड रीडिंग जो था वो क्या था, वो एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। 1921 से 26 इसका कार्यकाल था। इसी के समय में चौरी चौरा, देखिए यहाँ पर जो चौरी चौरा कांड कई जगह लिखा है, तो कांड अब शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है इसके लिए वो एक निगेटिव शब्द है। चौरी चौरा घटना प्रयोग करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ था, रॉलेट एक्ट का निरसन भी हुआ था, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन, एल्बर्ट बिल रिपन। तो देखिए यहाँ पर ये पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी सही है, इसके बाद एल्बर्ट बिल रिपन सही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन सही नहीं है। सी विकल्प आपका यहाँ पर होगा। सी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था बेसिकली लॉर्ड लिटन के समय का है, 1878 का है। इस अधिनियम को क्या कहते थे, मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था, क्योंकि इस अधिनियम में यह था कि किसी भी प्रेस में अगर कोई भी चीज ऐसी छप रही है जो कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है तो उसको वो क्या कर सकते थे, उसको जब्त कर सकते थे। बहुत ज्यादा अगर उनको नाराजगी है तो उसको पूरा का पूरा जो प्रेस है उसी को बंद कर सकते थे। तो ये एक तरह से मुंह बंद करने वाला अधिनियम है, उनके खिलाफ कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। तो लॉर्ड लिटन के काल में 1878 में ये हुआ था। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया, वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन।
देखिए इस्तमरारी बंदोबस्त बेसिकली किसका नाम है, जो जमींदारी व्यवस्था थी उसी का नाम है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो परमानेंट सेटलमेंट इसने शुरू किया था तो कॉर्नवालिस होगा इसका सही जवाब। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की जो स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट प्रणाली थी उसको शुरू किया था। इसके ही डिफरेंट डिफरेंट नाम है, इस्तमरारी भी कहते हैं, जागीरदारी भी कहते हैं, मालगुजारी भी कहते हैं, बीसवेदारी भी कहते हैं, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता था। बेसिकली इसमें क्या किया गया था, इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी तक के जो क्षेत्र थे उनमें एक परमानेंट सेटलमेंट के तौर पर एक भू राजस्व की दर निश्चित कर दी गई थी। तो और उसका एक निश्चित हिस्सा जो था 10/11 भाग वो कंपनी लेती थी और 1/11 भाग जो था वो जमींदार लेता था। तो पूरे भारत के क्षेत्रफल के लगभग 19% जो हिस्से पर इसको लागू किया गया था, ये व्यवस्था इसमें की गई थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यह? तो देखिए यहाँ पर किसानों द्वारा सीधे लगान सरकार को दिया जाता था, रैयतवाड़ी में सही है। रैयत को पट्टे पे देती थी, ये भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो यहाँ पर अगर देखें तो तीनों ही कथन आपके यहाँ पर सी विकल्प आपका सही होगा। सी विकल्प में तीनों ही कथन आपके क्या है, सही है। अगला है आपका, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? अब देखिए ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड सवाल है, ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है कि इतना प्रतिशत व्यय होता था, लेकिन फिर भी मोटा मोटी जो अगर बात करेंगे तो उसमें 40, 45, 50 या 55 तो 40% को सही माना जाता है। हालांकि एक डिस्प्यूटेड सवाल है, इस पर बहुत विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसने खिताब दिया था? 1857 के समय बहादुर शाह ने किसको दिया था? साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। अजीमुल्लाह, विरजिस कादिर, बख्त खान या हसन खान? बख्त खान को दिया था ये साहब आलम बहादुर का खिताब। 1857 का जो विद्रोह था उसमें बख्त खान को यह खिताब दिया गया। तो याद रखेंगे आप, बख्त खान क्या थे? तो एक पख्तून थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में वो सूबेदार के पद पर थे और कंपनी की ओर से प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार जो हुआ था, उसमें ये पार्टिसिपेट भी किए थे। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल को क्या किया था? मुख्य सेनापति घोषित किया था। लेकिन जब विद्रोह हुआ तो वास्तविक नेतृत्व किसको दिया गया? बख्त खान के पास ही रहा। तो इस तरह से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ? तो देखिए लखनऊ था। कौन नेतृत्व किया था यहां से? कमेंट करिए, तुरंत बताइए। जगदीशपुर से कौन किया था? झांसी से कौन किया था? झांसी से सबको पता होगा, जगदीशपुर से भी ऑलमोस्ट पता ही होगा आपको, बिहार का बहुत बड़ा नाम है। लखनऊ से भी आपको पता होगा, बेगम हजरत महल। चलिए बता देते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति थे वो बहुत ज्यादा आयु के थे लेकिन फिर भी वो कभी पकड़ में नहीं आए, तो इनका भी बड़ा नाम था। हिंट आपको दे दिया, नाम बताइए। चित्तौड़ जो था ये उससे संबंधित नहीं था, तो 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ का संबंध नहीं है, याद रखिएगा। कुंवर सिंह नाम था फिलहाल जगदीशपुर के जो व्यक्ति थे, और बेगम हजरत महल लखनऊ से थे। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह? तो सही जवाब क्या है? राम सिंह कूका। राम सिंह जी ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। याद रखिएगा, कूका आंदोलन बेसिकली बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही धार्मिक आंदोलन थे। बहावी आंदोलन भी धार्मिक था, कूका भी धार्मिक था शुरुआत में, आरंभ जब हुए तब, लेकिन बाद में किस में बदल गए? राजनीतिक आंदोलन में ये परिवर्तित हो गए, क्योंकि सामान्य उद्देश्य इनका अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब का जो क्षेत्र है वहीं पर कूका आंदोलन की शुरुआत हुई 1840 के दशक में, भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिसको कि मुख्यतः सियान साहब के नाम से जाना जाता था। भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी जानते थे, और इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना शुरुआत में था, इस धर्म को शुद्ध करना था, लेकिन बाद में एक राजनीतिक तौर पर यह परिणत हुआ, और राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित होने के साथ साथ इसका नेतृत्व किसने किया? तो राम सिंह कूका ने किया। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, जहां पर 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स, विल्किंसन, मैक्स मूलर या जेम्स प्रिंसेप? सही जवाब आपका सर विलियम जोन्स, ए विकल्प आपका सही होगा। देखिए 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स जो थे, उन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ताकि एशिया के सामाजिक, प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व, कला, विज्ञान, इन सभी चीजों का अध्ययन किया जा सके। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयास से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया था।
निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। देखिए ये आप याद रखिएगा कि किसकी स्थापना हुई थी। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर ने और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज खोला था। कहां खोला गया था? तो 1817 में खोला गया था, याद रखिएगा। और सबसे पहले स्थापना किसकी हुई? तो हिंदू कॉलेज की ही स्थापना हुई थी। अब इस तरह से विकल्प आपका ए आपका सही हो गया। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक इनको माना जाता है। इन्होंने कब स्थापना की? 1817 में की। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिले और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्टेब्लिश किए। वहीं मेयो कॉलेज की अगर बात करें तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में की गई थी। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की अगर बात करें तो यह भी 1875 ईस्वी में हुआ। अलीगढ़ में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई, 1824 में की गई। तो इस तरह से सबसे पहले 1817 वाला ही हुआ। तो याद रखिएगा 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने कलकत्ता में जो प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज है उसको स्टेब्लिश किया। अब देखिए यहां पर एक सवाल और बनता है, जो आपका ये मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है जिसकी स्थापना 1875 में हुई, यही बाद में आगे चलकर क्या बन जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है 1920 में। अगला है, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर या संवाद कौमुदी? तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? पहला समाचार पत्र पूछा जा रहा है तो बंगाल गजट, ए विकल्प आपका सही होगा। देखिए भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया, कोशिश की गई, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया तो वो सफल नहीं हुआ। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की इनका नाम था, जे हिक्की। इन्होंने बंगाल गजट नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया और हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी। फिर भी उन्होंने अपनी ये पॉलिसी नहीं बदली, ये नीति नहीं बदली। तो बंगाल गजट क्या था? वो भारत का पहला समाचार पत्र था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की का नाम याद रखेंगे। बाद में इसको जब्त भी कर लिया गया और बंगाल गजट का अंत भी हो गया। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? तो देखिए इसको लॉर्ड रिपन ने जो है, विकल्प ए आपका सही होगा, इन्होंने क्या किया? रद्द कर दिया। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, वो देशी भाषा प्रेस अधिनियम जो है उसको रद्द कर दिया गया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही एक तरह से फ्रीडम दे दिया गया। तो 1878 में लॉर्ड लिटन के समय ये शुरू हुआ था और 1882 में आप देख रहे हैं कि लॉर्ड रिपन के समय इसको रद्द कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गुफ्तार? तो देखिए यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक केसरी सही है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गुफ्तार भी सही है। ये आपका सही नहीं है। तो बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट ये संबंधित नहीं है, बाकी सब सारे सुमेलित सही थे, क्योंकि राष्ट्र गुफ्तार दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, केसरी तिलक से है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट से है। इंडिपेंडेंट जो है बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। भारत के स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू जो थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट समाचार पत्र निकाला था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद? स्वामी दयानंद, डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत में एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों का शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति श्रद्धा प्राप्त की, यानी उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। 1867 में पाखंड खंडनी पताका लहराई और 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। तो याद रखिएगा सारे तत्व। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, बचपन का नाम मूल शंकर। 1875 में इन्होंने स्थापना की बंबई में आर्य समाज की। तो ये तिथि भी याद रखिएगा। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है, उसमें उनके प्रसिद्ध जो विचार हैं वो वर्णित किए गए हैं। ये सब भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ये पैराग्राफ किसके विषय में सही है? दादा भाई नौरोजी, बी एम मालाबारी, वीपी वाडिया या नौरोजी फरदोन जी? यहाँ पर देखिए वी एम मालाबारी जी जो थे उनके संबंध में ये सारा ही चीज आपको बिल्कुल करेक्ट है। बहराम मालाबारी जी क्या थे? पारसी थे। इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन भी किए थे। सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर भी थे। इस अधिनियम के द्वारा क्या होता था? तो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु को 12 वर्ष डिसाइड किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध भी किया। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो,
बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फुले, थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल अलकाट, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान। तो देखिए हेनरी विवियन डेरोजियो ये सही है। बहिष्कृत हितकारिणी बेसिकली ज्योतिबा फुले जी से नहीं बल्कि B.R. अम्बेडकर जी से था, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी भी आपका मैच कर रहा है और सर सैयद अहमद खान यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन भी मैच है, तो बहिष्कृत हितकारिणी बी ही आपका सही जवाब होगा क्योंकि इसका संबंध अम्बेडकर जी से है। नीचे कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है, दूसरे को आर। अब बताना है इसके आधार पर कि सही क्या है। देखिए यहाँ पर भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन किया, सही है, और वो ब्रिटिश जनमानस को इसके माध्यम से प्रभावित करना चाहते थे, तो सी ही विकल्प होगा और व्याख्या भी होगी। देखते हैं। तो देखिए दादा भाई नौरोजी को और क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी एक प्रश्न है, पूछा जा सकता है। और इन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था और इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि जो भारतीय विषय है यानी भारतीयों के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा किया जाए और भारत को लेकर जो ब्रिटिश जनता है उसको भी जागरूक किया जाए, उनको भी प्रभावित किया जाए। तो दादा भाई नौरोजी ने पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो एक बुक लिखी थी उसमें भी बहुत सारी बातें लिखी थी। तो फिलहाल ये जो दोनों चीजें जो है वो सही है, इसमें इनका ये उद्देश्य निहित था। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे, लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकतुल्लाह और खुदीराम बोस। तो देखिए लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र और बरकतुल्लाह ये तीनों संबंधित है, खुदीराम बोस नहीं थे, तो डी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 21 अप्रैल 1913 को हुई थी और अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए गदर पार्टी की स्थापना की गई। अमेरिका और कनाडा में बसे जो भारतीय थे उन्हीं के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ था गदर का पार्टी का, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था और लाला हरदयाल इस संस्था के पथ प्रदर्शक के तौर पर जाने जाते हैं। इसमें रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित कांचीरा प्रमुख, ये लोग प्रमुख नाम हैं जो इससे संबंधित है। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन दुर्भाग्य से इस आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी मारी गई थी। इसी घटना के बाद चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस 18 वर्ष 8 माह 8 दिन के थे तभी वो फांसी पर चढ़ गए थे, तो खुदीराम बोस का संबंध इससे नहीं है। बाकी यहाँ पर चीजें आप देख सकते हैं। अंत में बारी का अभ्यास प्रश्न की जाती है और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ेंगे, साथ ही बीच में जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसकी भी जिम्मेदारी आप पर है। अभ्यास प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। विकल्प आपके सामने है, स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।